स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसमें हम कुछ शासकों को पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार, अशोक, जिसमें से भी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कौन सी ईसा पूर्व में हुआ। तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था और ये नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और ऐसा करने में इसकी चाणक्य ने सहायता की थी। तो बात आती है कि ये गद्दी पर कब बैठा। तो 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। तो ये सभी फैक्ट याद करिए, आगे चलते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि अन्य नाम उनका कौटिल्य और विष्णुगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने चाणक्य की सहायता से ही की थी और नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो गाइस, चाणक्य को अन्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है और इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलत छपा हुआ है। तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था, यहाँ पे चाणक्य आएगा, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था। तो ये सभी फैक्ट याद करिएगा। आगे चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियाँ, यानी कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। तो जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक चाणक्य हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो इन्होंने अपने जो अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला में गुजारे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। तो बात आती है श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पे है। तो कर्नाटक में है और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु का नाम कई बार पूछा गया है कि इनके जो जैनी गुरु थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे, जिनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे का, बट फिर भी देख के चलिएगा कि उपवास रखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बट ये पूछा जा सकता है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन जैनी गुरु का नाम पूछा जा सकता है। इनके जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इससे ये पता चलता है कि ये जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन किसके दरबार में आया था, किसने भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने ही इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो इनके बीच में युद्ध भी हुआ था। तो वो युद्ध, और ये पूछ सकते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन मत लेके चलिएगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे फैक्ट्स बता रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी, यानी कि कहाँ पर विद्रोह चल रहा था? तो तक्षशिला में चल रहा था विद्रोह। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह हुए हैं। ये नदियों के नाम पूछे जाते हैं कि जो विद्रोह हुआ था, युद्ध चल रहा था, ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में चल रहा था। और बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। तो बिंदुसार ने किस किस को भेजा था? एक सुसीम को भेजा था और अशोक को। सुसीम और अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए कि जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें किसके बारे में वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं वो हमारे विशाख दत्त हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो, और ऐसे क्वेश्चन लेखक के और कौन किसके दरबार में आया, ये क्वेश्चन फेमस होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? क्योंकि देवनाम प्रियदर्शी अन्य किसका भी एक नाम था, किसका नाम था? अशोक का नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके कई नाम हुए हैं। तो इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, यानी कि ये जो अभिलेख हैं पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है। और देवनाम प्रिय दर्शनी का अर्थ है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर वही लेखक और इनका पुस्तकों के नाम हैं, जो कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मेगास्थनीज ने लिखी थी ये इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। और इसमें पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि जैसे इंडिका नामक पुस्तक किस समाज से, किस वंश से है? तो मौर्यकालीन। पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन समाज से है। मौर्यकालीन में भी इसमें किस चीज़ की बात की गई है? तो प्रशासन की बात की गई है। इससे प्रशासन की जानकारी मिलती है कि किस तरीके का प्रशासन था मौर्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर बी सही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। यानी कि किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका सेनापति ही था और 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी। और फिर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। इससे अगला वाला जो है वो शुंग वंश था। तो वो किसने नींव डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी इसकी हत्या करके, बृहदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, किस में है? 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जो पहले शिलालेख में है पशुबल की निंदा है, और 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और शिलालेख से क्वेश्चन आता ही है, यानी कि पूरा अशोक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अशोक को बहुत फोकस करिएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। तो निष्क किस काल में कहा गया, ये पूछा जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य में कहा गया, और स्वर्ण भी मौर्य साम्राज्य में ही कहा गया सिक्कों को। ठीक, आगे चलिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? तो इसने महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ही भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और बौद्ध परंपरा और उन लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो ये आंकड़ा है जो कि ये मतलब आंकड़ा तो नहीं पूछा जाता है, बट हाँ इसने स्तूपों का निर्माण किया था ये पूछा जा सकता है। और बौद्ध परंपरा थी और उनकी लिपियों के अनुसार ही करा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? यानी कि उस टाइम पे शिक्षा अपने चरम पर थी तो वो तक्षशिला में थी। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछा जाए तो तक्षशिला ही लगाना। ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य काल के टाइम पे। और तक्षशिला इस टाइम कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? यानी कि स्थानिक कौन था जो स्थानीय रूप से जो काम करता है वो जिला प्रशासक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिला प्रशासक काम करता था स्थानीय रूप से। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता से क्या सीता का क्या मतलब था मौर्य काल में? तो सीता का मतलब है राज के भूमि से प्राप्त आय। उस टाइम पे सीता का मतलब क्या था कि राज के भूमि से प्राप्त आय। जो भी भूमि होती थी, राज की भूमि होती थी, उससे जो कर्म प्राप्त होता था उसे हम सीता कहते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के टाइम पर आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए हमने अभी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, ठीक, उसके बाद हम बिंदुसार पढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 297 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक। उसके बाद बिंदुसार का कार्यकाल 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा है। तो अब हम बिंदुसार के बारे में हमने देखा कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य हमने पीछे पढ़ाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था। तो आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना जिसको भी पता हो। तो इसका आंसर है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसने भेजा था इसको? एंटियोकस ने भेजा था। और ये कहाँ का था? सीरिया का था, सीरिया का राजा था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज आए थे, जो कि मैं बता चुकी हूँ अभी पीछे ही। और अशोक के दरबार में डायनीसियस राजदूत आए थे। तो ये तीनों ही जब ऑप्शन में मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए कि कौन किसके। मैं याद करवा देती हूँ। देखिए सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था इसको। किसको भेजा था? अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, डायमेकस। इनका नाम क्या था? डायमेकस। लेकिन लिख के बता देती हूँ, डायमेकस है, ठीक, डायमेकस। ये आया था बिंदुसार के टाइम पे। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ा है, उसके टाइम पर आया था मेगस्थनीज। और नंबर 3 अशोक के टाइम पर डियानीसियस राजदूत आए थे, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो तीनों को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, अशोक सम्राट का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। इसके टाइम से ही शिलालेख बनने स्टार्ट हो गए थे। और भारत का राज्य चिन्ह जो सारनाथ है उस स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पूछा जा सकता है कि जो राज्य चिन्ह सारनाथ है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। किस स्तंभ से? सिंह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेख है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अशोक का नाम मास्की और गुजरा में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मास्की। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहते हैं। तो अशोक को अशोकवर्धन किस में कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक के पिता बिंदुसार थे। तो यानी कि अशोक से पहले कौन थे? बिंदुसार थे। और तो अशोक के पिता
बिंदुसार और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्रम है, एक बार लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो ये एक दूसरे के, इसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक था। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस कला मूर्ति कला का रूपांतरण करता है? तो जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध कला मूर्ति का रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सांची का स्तूप कहाँ है, भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनवाया गया था? तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं अगेन कि ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। जेम्स प्रिसेव ने सबसे पहले पढ़ा था इनके अभिलेख को। और अभिलेख का, अशोक का जो अभिलेख है सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया। तो ये सन याद रखिएगा, सन 1837। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैंत्रल ने की थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि इसका जो अभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था, ये गद्दी पर जब बैठा था, तो उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, मार्क कर लीजिए इनको। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पूछी जाएगी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि पूछ सकते हैं, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं ये। ऑप्शन नंबर सी सही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक और प्राकृत भाषा का प्रयोग है। यानी कि कितनी लिपि हैं? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। तो ये लिपि हैं और भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। भारत में केवल ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये, हाँ, भारत में जो मिले हैं वो ब्राह्मणी लिपि के मिले हैं और ये कहीं और मिले हैं। जैसे खरोष्टी हमारे अफ़गानिस्तान से मिले हैं, ठीक है, ब्राह्मणी हमारा भारत में है, भारत में मिले हैं। तो ये कहीं कहीं जगह से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो ऐसा कौन सा शिलालेख है, अभिलेख है, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप समरी देख लेते हैं थोड़ी सी, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका कार्यकाल मैंने बताया 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। ठीक, इसका कार्यकाल जरूर याद करिएगा। और इसके शासन के टाइम पे चाणक्य की सहायता से इसने नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा, ठीक, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और क्या क्या पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा था एज अ राजदूत इसके टाइम में। और इसकी मृत्यु के बारे में पढ़ा था, श्रवणबेलगोला। फिर हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, फिर हमने अशोक के बारे में पढ़ा।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।